प्रोसेसेस, कौन सी लाइफ प्रोसेसेस आर नेसेसरी फॉर ऑर्गेनिज्म, जिसमें हमने बताया था न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। उसके बाद हमने डिस्कस किया था फूड, उसके न्यूट्रिएंट्स, मूवमेंट्स विजिबल एंड इनविजिबल, टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब उसमें सबसे पहला हमारा जो टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म था न्यूट्रिशन के हिसाब से, दैट वाज ऑटोट्रॉपिक। तो इस वीडियो में हम ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स और ये कौन से हैं? क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लांट्स। which synthesize their own food। इनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स, जिसमें है प्लांट्स। अब ये करते कैसे हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटो वर्ड का मतलब है लाइट, सिंथेसिस का मतलब है कंबाइनिंग समथिंग। तो इस प्रोसेस में जो प्लांट्स हैं वो सिंपल न्यूट्रिएंट्स को कंबाइन करके लाइट की प्रेजेंस में कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स बनाते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो इसमें पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो। Process in which autotrophs form carbohydrates from CO2, water and nutrients in presence of sunlight and chlorophyll। ये हो गई डेफिनेशन कि फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच ऑटोट्रॉप्स फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड chlorophyll। रॉ मटेरियल्स for this process, यहां से पता चल जाता है कि it is CO2 and water and nutrients और साथ में solar energy। These four things are required by the plant, क्योंकि क्लोरोफिल उसके पास खुद का है। CO2 मिलता है प्लांट को एटमॉस्फेयर से, H2O सॉइल से, न्यूट्रिएंट्स अगेन फ्रॉम सॉइल एंड सोलर एनर्जी फ्रॉम सन। तो इस प्रोसेस में बेसिकली सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। तो फोटोसिंथेसिस में सन की जो एनर्जी है दैट इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, एंड दीज आर द रॉ मटेरियल्स। अब बात होती है कि होता कहाँ पे है? तो नेक्स्ट है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इट इज क्लोरोप्लास्ट। 9th क्लास में तुमने पढ़ा था प्लास्टिड्स के बारे में। उनमें से एक प्लास्टिड होता है क्लोरोप्लास्ट, विच इज क्लोरोफिल कंटेनिंग। तो दिस इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और जो क्लोरोप्लास्ट होते कहाँ पे हैं? प्रेजेंट
in leaf epidermis and in guard cells। अब ये गार्ड सेल्स कहाँ पे होते हैं? स्टोमेटा में। अभी इनके बारे में बात करते हैं। पहले तो जो एपिडर्मिस है इसका मतलब होता है अपर लेयर ऑफ द स्किन। तो प्लांट में जो अपर लेयर होती है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। वहाँ पे ओपनिंग्स होती हैं जिनको बोलते हैं स्टोमेटा, एंड स्टोमेटा की क्लोजिंग और ओपनिंग दैट इज कंट्रोल्ड बाय दीज गार्ड सेल्स। तो ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे मिलेंगे आपको? लीफ एपिडर्मिस में और इन गार्ड सेल्स। अब स्टोमेटा की क्लोजिंग और ओपनिंग देख लेते हैं एक बार। स्टोमेटा ये तो पता चल गया हमें कि इट इज ओपनिंग इन द लीफ एपिडर्मिस। ओपनिंग इन लीफ एपिडर्मिस, ये एक ऐसी ओपनिंग होती है भाई, और इसको कंट्रोल करने के लिए ऐसे किडनी शेप के गार्ड सेल्स होते हैं। इन गार्ड सेल्स में भी स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। अब ये स्टोमेटा करता क्या क्या है? फंक्शंस। सबसे पहला फंक्शन है गैसियस एक्सचेंज, और दूसरा फंक्शन है इसका ट्रांसपिरेशन। गैसियस एक्सचेंज में क्या होता है? CO2 टेकन इन एंड एक्सेस O2 रिमूव्ड आउट। अब ये बात समझो, फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 की जरूरत है, वो एटमॉस्फेयर से स्टोमेटा के रास्ते प्लांट में पहुंचेगी। अब जब फोटोसिंथेसिस हो जाएगी तो उसका एक प्रोडक्ट बनता है विच इज ऑक्सीजन। तो कुछ ऑक्सीजन तो प्लांट अपने में यूज कर लेगा फॉर इट्स रेस्पिरेशन, और बाकी ऑक्सीजन दैट विल बी गिवन बैक इनटू द एटमॉस्फेयर थ्रू दिस स्टोमेटा। ये तो हो गया गैसियस एक्सचेंज। अब ट्रांसपिरेशन पे बात आता है, इट इज लॉस ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द प्लांट। अब प्लांट जो है ना, इट कंटिन्यूअसली कीप ऑन टेकिंग वाटर फ्रॉम द सॉइल, और उतने पानी की उसको जरूरत नहीं होती है। फिर तुम कहोगे कि क्यों लेता है इतना पानी? इतना पानी उसको लेना पड़ता है सो दैट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल कैन रीच अप टू द लीव्स। तो जो वाटर है ना, दैट इज अ ट्रांसपोर्टेशन मीडियम, उसके रास्ते से न्यूट्रिएंट्स ऊपर जाएंगे। बट वो पानी उतना सारा प्लांट यूज नहीं करता है, उस एक्स्ट्रा वाटर को प्लांट लूज कर देता है इन एटमॉस्फेयर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, और उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। अब इस ट्रांसपिरेशन के दो फायदे हैं। पहला सक्शन पुल, और दूसरा टेम्परेचर कंट्रोल। अब ये सक्शन पुल क्या होता है ये समझो। हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, एक स्ट्रॉ लगा लिया हमने, हम जब उसमें स्ट्रॉ में से सक करते हैं तो जो हमारा लिक्विड स्ट्रॉ के रास्ते हमारे मुंह में पहुंचा, जब तक हम उस मुंह से उसको स्टमक में नहीं लेके जाएंगे तब तक और लिक्विड हम ऊपर नहीं खींच सकते हैं। सिमिलरली प्लांट में पानी चला गया ऊपर, अब ऊपर से पानी नहीं निकलेगा, ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, तो फर्दर जो पानी सोयल से और ऊपर नहीं जाएगा। इस टाइप के पुल को बोलते हैं सक्शन पुल, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसपिरेशन पुल। ये होता है तुम्हारा जाइलम में।
दूसरा है टेम्परेचर कंट्रोल। 9th क्लास में तुमने पढ़ा था इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। अगर इवेपोरेशन होता है तो जो सरफेस है, जो पीछे बचता है सरफेस, दैट बिकम्स कूल। तो ये प्लांट के टेम्परेचर को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है, क्योंकि excess water is lost by the process of evaporation which causes cooling, so the temperature of plant is controlled. अब बात आती है कि गार्ड सेल कैसे खुलेंगे और कैसे बंद होंगे। तो इनके लिए होता है by adjusting the amount of water जो होता है उसको एडजस्ट करके गार्ड सेल्स क्लोज और ओपन होते हैं। अब ऑस्मोसिस पढ़ा था हमने, और ऑस्मोसिस में एक था एंडोस्मोसिस और एक था एक्सोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस में होता था वाटर गोज इनटू द सेल, तो वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोस्मोसिस into गार्ड सेल्स। गार्ड सेल पानी लेने के बाद विल स्वेल अप, फूल जाएंगे, और फूलने के बाद जो स्टोमेटा है वो हो जाएगा ओपन। क्लियर? तो पानी एंडोस्मोसिस से गार्ड सेल्स में घुसा, गार्ड सेल्स स्वेल अप हो गए, जिससे हो गया स्टोमेटा ओपन, और अब एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड ट्रांसपीरेशन विल टेक प्लेस। फिर गार्ड सेल्स के अंदर है पानी, वाटर इन गार्ड सेल्स। अब यहां पे प्रोसेस हो जाएगी तुम्हारी एक्सोस्मोसिस, जिसके कारण गार्ड सेल श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, और सिकुड़ने से जो स्टोमेटा है आपका वो हो जाएगा क्लोज। तो नॉर्मली दिन के टाइम पे स्टोमेटा रिमेन्स ओपन, और रात के टाइम पे स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। दिस इज हाउ गार्ड सेल्स कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब हमने देख लिया कि स्टोमेटा हो गया जो ओपन क्लोज होके एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। ट्रांसपीरेशन के कारण सक्शन पुल होता है, जिसके कारण जो तुम्हारे वाटर एंड मिनरल्स आर टेकन अप टू द लीफ, और यही रॉ मटेरियल से सनलाइट हमें ढेर सारी मिल रही है, प्लांट को मिल रही है। अब इस सब के प्रेजेंस में ये करेगा फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस पे आते हैं, जब हमें पता चल गया कि जो रॉ मटेरियल्स हैं वो लीफ में पहुंच चुके हैं, क्लोरोप्लास्ट में पहुंच चुके हैं, उनके बाद ही उसकी कुकिंग शुरू होगी, उसके बाद ही फोटोसिंथेसिस शुरू होगी। अब फोटोसिंथेसिस पे आते हैं। इसमें दो रिएक्शन होती है बेटा, एक लाइट रिएक्शन और एक होती है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को हम बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन, और डार्क रिएक्शन को बोलते हैं बायो केमिकल रिएक्शन। और ये रिएक्शन होने के लिए एक साइकिल बनती है, दैट इज कॉल्ड केल्विन बेंसन साइकिल। ये पढ़ना है अब हमें। यहाँ पे लाइट रिएक्शन में आ जाओ। सबसे पहले फोटो मतलब लाइट, केमिकल रिएक्शन का आपको पता है, व्हेन केमिकल्स कंबाइन और व्हेन केमिकल्स डिकम्पोज, ये पढ़ चुके हो तुम। तो ऐसी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन जिसमें लाइट का यूज होता है, दैट इज कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन। अब इस फोटोकेमिकल रिएक्शन में 4 स्टेप हैं। पहला स्टेप
absorption of sunlight by chlorophyll. तो क्लोरोफिल ट्रैप्स सनलाइट। दूसरी चीज है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। लिसिस वर्ड का मतलब है डिकम्पोजिशन। तो ब्रेकअप ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड फोटोलिसिस। तो यहाँ पे जो वाटर है in presence of sunlight breaks up into hydrogen ion and release oxygen gas. So this is the oxygen gas which we say कि plants release oxygen. अब यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि source of oxygen released by plant during photosynthesis is photolysis of water. ये मत कहना कि CO2 is converted into oxygen. यहाँ पे water is broken into hydrogen ions and oxygen. तीसरी चीज है ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को लेके बन जाता है ATP। अब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मैंने बताया था जो न्यूट्रिएंट्स हमें सॉइल से मिलते हैं या एनवायरनमेंट से मिलते हैं, दे आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक। तो सॉइल से ट्रांसपीरेशन पुल के कारण फॉस्फेट्स भी ऊपर जाते हैं और उस फॉस्फेट के साथ मिलके जो ADP है दैट फॉर्म्स ATP। अब ये ADP क्या है? इट इज एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और ये है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और जो ये ATP है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। एनर्जी करेंसी होती है बॉडीज के अंदर, जो भी एनर्जी होती है दैट इज स्टोर्ड एज ATP। ATP का ही यूज किया जाता है। उसके बाद एक रिएक्शन और होती है फॉर NADP है हमारे पास, और इसमें जो हाइड्रोजन आयन है जो यहाँ पे बनी थी वो मिलके इट बिकम्स NADPH और इसको बोलते हैं हम रिड्यूस्ड NADP। अब ये जो NADP है इसकी फुल फॉर्म लिखता हूं मैं, इट इज निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। अब इस कंपाउंड का जो काम होता है वो ये है टू कैरी दिस हाइड्रोजन आयन इनटू द डार्क रिएक्शन। तो ये सारा लाइट रिएक्शन के स्टेप्स हैं। अब नेक्स्ट में हम पहुंचते हैं डार्क रिएक्शन में विच इज कॉल्ड केल्विन बेंसन साइकिल। इसको नोट कर सकते हो आप वीडियो पॉज करके। यहां पे हमें पता है CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। बिना CO2 के फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, इट इज द रॉ मटेरियल। अब इस CO2 को कौन ट्रैप करे? स्टोमेटा के रास्ते से अंदर तो आ गई, यहाँ पे इसको मिलता है एक कंपाउंड RUBP। RUBP इज रिबुलोस बाइफॉस्फेट। ये जो RUBP है ये CO2 को ट्रैप करता है एंड फॉर्म्स एन इंटरमीडिएट complex
उसके बाद ये जो कॉम्प्लेक्स है दैट ट्रेवल्स फर्दर इन द साइकिल, और यहाँ पे इसको मिलता है एटीपी। एटीपी इस साइकिल के अंदर घुसता है और एडीपी बन के वापस चला जाता है कहाँ पे, लाइट रिएक्शन में, लाइट रिएक्शन। तो यहाँ लिखा टू लाइट रिएक्शन। और जब एटीपी आया था तो यहाँ पे क्या छोड़ के चला गया, एनर्जी। एनर्जी यहाँ पे छोड़ गया। अब फर्दर जब चलते हैं आगे तो जो NADPH बना था, NADPH जिसको रिड्यूस्ड NADP, इट वॉज कैरिंग हाइड्रोजन आयन। ये NADPH आया और NADP बन के वापस चला गया टू लाइट रिएक्शन, और यहाँ पे क्या छोड़ दिया इसने, हाइड्रोजन आयन। अब जो ये एनर्जी है आपकी, एनर्जी का काम होगा इस कॉम्प्लेक्स को ब्रेक करना, टू ब्रेक दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय RuBP एंड CO2। ये ब्रेक होके CO2 हो जाएगी अलग, और ये हाइड्रोजन आयन CO2 के साथ मिलके उस CO2 को रिड्यूस कर देगा, और रिड्यूस होके बन जाएगा हमारे पास C6H12O6, जिसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, और ये इस साइकिल में से बाहर आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा हमारा रिडक्शन ऑफ CO2, और जो RuBP था ये फिर फ्री हो जाएगा, और फ्री होके ये वापस साइकिल में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या देखा आपने, लाइट रिएक्शन में ADP था वो ATP बना था, डार्क में आके वापस रिवर्स होके ADP बन गया और वापस चला गया लाइट रिएक्शन में। सिमिलरली जो NADPH बना था वो यहाँ पे हाइड्रोजन छोड़ के NADP बन के वापस चला गया लाइट रिएक्शन में। हाइड्रोजन आयन ने कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर दिया और हमें मिल गया ग्लूकोज। RuBP जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनाया था जिसने, इट इज अगेन रिलीज्ड एंड एंटर्स द साइकिल अगेन। सो दिस इज द कंप्लीट साइकिल, जिसको बोलते हैं हम केल्विन बेंसन साइकिल। अब जो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन का जो नेट रिजल्ट है विच इज रिटन इन NCERT बुक्स, वहां पे देखो क्या क्या स्टेप हैं। सबसे पहले क्लोरोफिल ट्रैप्स सनलाइट, दूसरी चीज फोटोलिसिस ऑफ वाटर, और जो तीसरी चीज है दैट इज रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। NCERT में आपको ये 3 स्टेप मिलेंगे। एक्सप्लेन तुम्हें इसलिए किया है सो दैट तुम्हें पता चले कि व्हाट इज फोटोलिसिस एंड हाउ CO2 इज रिड्यूस्ड, कैसे CO2 तक हाइड्रोजन को भेजा जाएगा। टॉप वाला नीचे स्टेप का बोल दो, दिख नहीं रहा इसमें। ये तुम्हें ना क्लोरोफिल ट्रैप सनलाइट, ये तुम्हें दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं दोबारा से। इट इज पहला स्टेप क्लोरोफिल ट्रैप्स सनलाइट। तो ये 3 स्टेप आपको NCERT बुक में मिलेंगे। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल के डाउट पूछ सकते हो, दैट विल बी एक्सप्लेन्ड। उसके बाद आता है ओवरऑल रिएक्शन। अब जनरली हम जूनियर क्लासेस में कहते हैं व्हाट इज द रिएक्शन, राइट द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये सारी डिटेल तो वहाँ पे लिखेंगे नहीं, हम एक केमिकल रिएक्शन लिखेंगे, वो मैं तुम्हें अभी लिख के दिखाता हूँ। अब हमें पता है उसमें जो रिएक्टेंट्स हैं वो हमारे होंगे CO2, दूसरा होगा वाटर, और जो प्रेजेंस चाहिए हमें दैट इज ऑफ
सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो इन सब की प्रेजेंस में हमें मिलेगा ग्लूकोज। तो इट इज CO2 प्लस वाटर in presence of sunlight and chlorophyll, we get C6H12O6, oxygen and some water। तो ये है हमारी रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हमने सारा पढ़ा वो बिल्कुल सारा ऐसे के ऐसे हर प्लांट में नहीं होता है। देयर आर सम एक्सेप्शंस। उन प्लांट्स को हम बोलते हैं C4 प्लांट्स। ये नॉर्मली पाए जाते हैं डेजर्ट्स में। अब ये ऐसा क्यों करेंगे दूसरे तरीके से? क्योंकि डेजर्ट में पानी कम होता है। अगर दिन में स्टोमेटा ओपन हो गया तो पानी सब चला जाएगा, यूज कहाँ से करेगा प्लांट? तो इसलिए तुम्हें पता होगा डेजर्ट प्लांट लाइक कैक्टस, वहाँ पे लीव्स जो है ना दे आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस, कांटे बन चुके होते हैं टू रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन। अब वहाँ पे ट्रांसपिरेशन का काम कौन करेगा? जो भी थोड़ा सा ट्रांसपिरेशन होता है वो करता है स्टेम। तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? वो करेगा स्टेम। तो कैक्टस में जो स्टेम है दैट वर्क्स एज लीफ और वहीं पे वो फोटोसिंथेसिस करता है, बट उसका प्रोसेस देखना थोड़ा सा अलग है। डेजर्ट प्लांट्स में CO2 इज टेकन अप एट नाइट। रात को प्लांट CO2 लेगा। अब ये CO2 लेने के बाद एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा विच इज हैविंग 4 कार्बन एटम्स। 4 कार्बन एटम्स का एक कंपाउंड बनेगा और दिन के टाइम पे ड्यूरिंग डे ये जो 4 कार्बन कंपाउंड एटम है इसके ऊपर केमिकल रिएक्शन होगी और उसके बाद बन जाएगा हमारा C6H12O6। फर्क क्या लगा इसमें? जो नॉर्मल प्लांट्स हैं दे आर टेकिंग अप CO2 ड्यूरिंग डे, बट डेजर्ट प्लांट्स दे टेक CO2 एट नाइट। बाकी जो बेसिक प्रोसेस है वो वही है जो तुम्हारा लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन का होता है। अब एक क्वेश्चन और आएगा तुम्हें कि जो लाइट रिएक्शन है वो तो पता चल गया तुम्हें दिन में होती है, अब डार्क रिएक्शन क्या रात में होती है? नहीं, वो दिन में भी होती है और रात में भी होती है। अब दिन में कैसे होती है? तो नाम से ये पता चलता है कि जिसको लाइट की जरूरत होती है वो लाइट रिएक्शन है और डार्क रिएक्शन में लाइट इज नॉट यूज्ड, लाइट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो लाइट का यूज नहीं करेगा तो वो दिन में भी हो सकता है बट वहां पे लाइट की यूज नहीं होगी। ये हो गया तुम्हारा अबाउट फोटोसिंथेसिस। उसके बाद 2 चीजें हैं। ये हमने बोला कि CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस और उसके बाद बनता है ग्लूकोज। ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट। अब ये कैसे पता चले कि CO2 इज नेसेसरी और ग्लूकोज ही बनता है? उसके लिए तुम्हारी बुक में एक्टिविटीज हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ मैं तुम्हें। क्लास में हम एक्टिविटीज पढ़ेंगे, ऐसा बोल दो, उसको एडिट करते हैं। अगले वीडियो में हम उन एक्टिविटीज के बारे में डिस्कस करेंगे विच आर नेसेसरी, जो पता चलाएगा तुम्हें कि फोटोसिंथेसिस के बाद कार्बोहाइड्रेट बनता है और CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस।